हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट डेटा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और ये पहला सेशन है और 2011 का है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो हम टारगेट कर रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में हम सेशन वाइज करेंगे। आज के सेशन में 2011 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 2011 ले रहे हैं तो 2011 में जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री हैं वो सभी आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल सीटेट डेटा पे डेली शाम 4 बजे आपको सेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अपडेट आपको डेली शाम 4 बजे मिल जाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी सुनार बनकर घर-घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। यानी कि ये कौन-सा घोल यूज़ किया जिससे कि ये चूड़ियाँ तो चमक गई लेकिन उसका भार कम हो गया, तो वो घोल होता है HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है और इसे बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी बोलते हैं, ठीक? अम्लराज और अम्लों का राजा में अंतर होता है। अम्लराज जो होता है, ये होता है HCl और HNO HNO3 का रेशियो होता है HCl3 HNO3 1। ये 3 रेशियो 1 के फॉर्म में होता है, जबकि अम्लों का राजा जो होता है जिसे H2SO4 बोलते हैं। H2SO4 बोलते हैं, इसे अम्लों का राजा बोलते हैं, ठीक है? तो अम्लराज और अम्लों का राजा में अंतर समझ में आ गया होगा। सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो धीरे-धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे भूरे रंग की परत में लोहे पर, ठीक है? लोहे पर यहाँ पे स्किप हो गया है, लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपका विस्थापन और रिडाक्स अभिक्रिया का है। तो हम देख लेंगे विस्थापन और रिडाक्स अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो इस कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 होता है और यहाँ पे आयरन आयरन जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जो आयरन होता है कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब हटा करके यहाँ पे क्या बना लेगा FeSO4 बना लेगा, ठीक? तो इसको विस्थापित कर दे रहा है और इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भी स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब जो आयरन में इलेक्ट्रॉन होगा, वो कम हो जाएगा और जो कॉपर में इलेक्ट्रॉन होगा, वो बढ़ जाएगा। कम होने को जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसे ऑक्सीकृत होना कहते हैं। क्या होता है? ऑक्सीकृत। और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे यानी कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उसे अपचयित होना बोलते हैं, ठीक है? अपचयित होते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। अब विघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें जो एकल यौगिक होता है, वो 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में टूट जाता है, ठीक है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जो 2 यौगिक होते हैं, उनको उनके आयनों का आदान-प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाए जाते हैं। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक न्यू पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे फिटकरी जो होता है रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। अब यहाँ पे फिटकरी कैसे थक्का बना देती है? फिटकरी जो होता है वो आपका जो ऋणात्मक ऋणात्मक यानी कि जैसे नेगेटिव प्रोटीन से रिएक्शन करती है, तो उसको सिकुड़ देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड बहना कम हो जाता है और वहाँ पे रक्त का थक्का बना देती है और जिससे कि ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप
बराबर है। यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार दिया है, दोलन दोलन करता हुआ दोलक दिया है, सूर्य के इर्द-गिर्द घूमती हुई पृथ्वी दिया है, सीधी सड़क दिया है। तो हमें पता है कि विस्थापन और परिमाप जो दूरी और विस्थापन क्या होता है। जैसे कि कोई कार है या फिर कोई गाड़ी है वृत्तीय पथ पे घूम रही है। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी। जैसे कोई कार है यहाँ से चली, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ से चली और फिर जाकर के इसी पॉइंट पे आ गई, तो दूरी तो कुल 2 पाई आर चली है, क्योंकि वृत्त का की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, तो दूरी जो डिस्टेंस होगी वो 2 पाई आर हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी क्या है? फाइनल भी ए ही था और इनिशियल भी यही था, ठीक? तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर होने का मतलब कि जितनी दूरी चली गई है, उतना ही विस्थापन भी होगा। तो वहाँ पे कब ये दोनों बराबर होंगे? जब लाइन स्ट्रेट होगी, यानी कि सीधी सड़क होगी। तभी तो गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचेगी और ये जितनी भी मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4th बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे विद्युत यंत्रों में बैकलाइट है क्या? तो बैकलाइट हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के भी एग्ज़ाम्पल हमने देखा था, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, टेफ्लॉन हो गया। तो ये सभी जो थर्मोप्लास्टिक के एग्ज़ाम्पल थे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्ज़ाम्पल 2 ही थे, एक बेकेलाइट और एक मेलामाइन, और दोनों कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं ये हमने अच्छे से पढ़ा था। बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, सॉकेट बनाने में, तारों का इंसुलेटिंग करने में, ठीक? बर्तन का जो हैंडल बनाया जाता है, उसको बनाने में जो बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बैकलाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक? तभी तो ये क्या यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, तो आप ऑन ऑफ करते हैं तो क्या आपको करंट लगता है? नहीं लगता है, इसीलिए ये कुचालक होता है, ये करंट का फ्लो नहीं करता। तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन-सा कथन सही है? ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर एलईडी बेहतर यानी कि अधिक अच्छा, क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएफएल में क्या होता है, फ्लोरेसेंट की कोटिंग की हुई होती है, इसीलिए जो प्रकाश होता है वो अधिक चमकदार होता है, ठीक? लेकिन एलईडी में जो होता है, एलईडी सबसे अच्छा होता है। ये जैसे कम वोल्ट लेता है और ये अच्छा शीतल प्रकाश देता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। तो हमें वही चीज़ चाहिए जो कि अच्छा हो और टिकाऊ हो। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। आप याद रखेंगे, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक क्या है? तो इस दवाई में मुख्य संघटक एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड होगा, क्योंकि जो ये क्या है, ये क्षार है जो कि अम्ल से क्या हो गया है, अति अम्लता, यानी कि जब एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे क्षार दिया जाता है ताकि वो रिएक्ट करके लवण बना दे, जिससे कि आपको आराम मिले। तो यहाँ पे 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो दोनों वस्तुओं का जो संवेग होगा, पहली बात तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, बराबर है। एक क्या है 5 ग्राम का है और एक है 10 ग्राम का।
तो यहाँ पे संवेग बता रहा है और हमें पता है संवेग का फ़ॉर्मूला क्या होता है, P = mv होता है। तो मास एक का 5 दिया है और एक का 10 दिया है और वेलोसिटी तो सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का तो संवेग ज़्यादा आएगा। जैसे मान लिया हमने कि वेलोसिटी यहाँ पे 2 है, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, तो यहाँ पे 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका संवेग ज़्यादा हुआ, जिसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भारी वस्तु का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य पदार्थ के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि टीन जो होता है जस्ते की अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है, लेकिन जस्ता जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और जब ये हाईली रिएक्टिव होगा तो खाना जो रखा जाएगा डिब्बे में रखा जाएगा जस्ते के डिब्बे में, वो खाने से रिएक्ट करके उसके अम्ल से रिएक्ट करके उसको अयोग्य बना देगा, मतलब खाने लायक नहीं रह पाएगा, वो एक तरह से ज़हर बन जाएगा जो कि नुकसानदायक होगा। इसीलिए टिन की सतह से पुती होती है और यहाँ पे जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस जो क्या होता है? अवतल लेंस होता है डायवर्जिंग, ठीक है? ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है? वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है? जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली या फिर सोर्स से आने वाली लाइट होती है उसको कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे जो पानी के अंदर वायु का बुलबुला होता है, ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक? और क्यों? क्योंकि जो पानी के अंदर प्रकाश जाता है, उसको ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की बात आती है कि तनु बनाना है तो हम अम्ल को पानी में डालते हैं, न कि पानी में अम्ल को डालते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम क्या करते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं या अम्ल में पानी डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के केस में। तो यहाँ पे हम अम्ल को पानी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया होती है, वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो यहाँ पे 2 आंसर दिए हुए हैं, हम एक ही लेकर के चलेंगे, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यों? क्योंकि जब हम क्या करेंगे, अम्ल में पानी डालते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज़ करेगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा, आपकी स्किन जल सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।